और none of the teachers concerned कि वो बच्चा काम करता है आपके साथ। जनाब मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, तो यार हम लोग बात अपनी कहाँ तक स्टॉप करके गए थे कि जनाब स्टैटिक, वाई वी यूज स्टैटिक, कोई भी, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बट स्टैटिक हम लोग इसलिए अभी बना रहे हैं मेथड को कि जनाब हमें डायरेक्टली मेथड के नाम से हम जो है वो उसको एक्सेस कर सकें। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो आप लोग पढ़ते आए हो ना पहली क्लास से, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये भी मैं आपको बताऊं ये एक स्टैटिक मेथड है। क्यों स्टैटिक मेथड है, कैसे पता चलेगा ये स्टैटिक मेथड है? स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन ये होती है कि जनाब वो क्लास के नाम से डायरेक्ट कॉल होता है। सही है। अब क्योंकि ये मेन सेक्शन इसी क्लास का पार्ट है ना, और ये मेथड भी यकीनन इसी क्लास का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर क्लास का नाम नहीं देना पड़ा। लेकिन फॉर सपोज अगर मैं इसके ऊपर एक और क्लास बनाता हूँ ना, फॉर यहाँ पे मैंने क्लास बना ली ए के नाम से, ये क्लास है, और इसी मेथड को मैंने अगर यहाँ से कट करके, यहाँ से इस मेथड को कट करके मैंने इधर पेश किया ना, तो अब क्या होगा, और ये मेन सेक्शन में जाके अब ये मैं जब ऐड का मेथड लिखूंगा ना तो ये मुझे नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्यों, क्योंकि जनाब अब ये स्टैटिक मेथड है और ये दूसरी क्लास के अंदर है। अब इसका स्कोप क्या हो गया, ये हो गया, स्कोप चेंज हो गया, और मेन सेक्शन जो है वो इस प्रोग्राम क्लास का पार्ट है। तो क्या मतलब समझा कि जनाब ये स्कोप और ये स्कोप दोनों डिफरेंट हो गए। अब स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड अब मुझे इसको इसमें इम्प्लीमेंट करना है ना, तो अब तरीक़ेकार क्या होगा, जो मेरी क्लास का नाम है ए डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर पब्लिक एक कीवर्ड लगाता हूँ पब्लिक, तो अब यहाँ पर ए डॉट करने के बाद जो है ये मेथड मुझे मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि जनाब व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, तो स्टैटिक का प्राइवेट भी होता है समझ ना में सर? आ गया। जी जी बिल्कुल हो सकता है, ये एक्सेस मॉडिफायर लेवल्स होते हैं कि जो हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि जनाब पब्लिक का मतलब ये है कि एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम, विद इन द प्रोग्राम ये एक्सेसिबल है। कि अब ये मेथड जो है ये पब्लिक है। अब पब्लिक का मतलब ये है कि अपनी क्लास में तो है ही, लेकिन आउटसाइड द क्लास में भी ये एक्सेसिबल है। किसी भी क्लास में? मतलब हाँ, किसी भी क्लास में एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक, मतलब क्लास बी, और यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो के नाम से, कंसोल और राइट लाइन करता हूँ, और यहाँ पर ऐड का मेथड कैसे चलेगा, ए डॉट करने के बाद ऐड का मेथड। अब क्योंकि ये पब्लिक मेथड है तो इसलिए यहाँ पे एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं ना तो अब इसका स्कोप नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना ए डॉट करने के बाद, तो अब ये मुझे ऐड का मेथड नहीं मिलेगा। दिस इज द स्कोप। सही है, दिस इज द एक्सेस सर लेवल, जो कि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन टर्म्स को, ये चार टर्म्स, पांच टर्म्स होती हैं, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल, ये चार टर्म्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बाकायदा एक्सेस मॉडिफायर के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। जनाब सवाल है कोई? सर प्राइवेट मॉडिफायर की इम्प्लीमेंटेशन क्या पासवर्ड वगैरह में होती है कि किसी भी क्लास में एक्सेसिबल नहीं कर सकते हम मेथड? आपका वो सेंसिटिव रिकॉर्ड लाइक अकाउंट, अकाउंट में जो अमाउंट पड़ा हुआ है ना, अमाउंट, वो प्राइवेट होता है, वो हर कोई नहीं देख पाता, वो सिर्फ वही देख पाता है जो यूजर होता है। ये प्योर एग्जांपल। सही, अकाउंट नंबर पब्लिक होता है, जो कि भाई आप मुझे दे सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अकाउंट को की एक्सेसिबिलिटी, उसका जो अमाउंट है ना, वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। सही है ना? सही। तो अब देखो यहाँ पर तो ये बात हो गई, इसलिए जनाब स्टैटिक समझ में आया। तो अब मुझे बता सकते हो कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या ये स्टैटिक मेथड हुआ या नहीं? क्यों? क्योंकि क्लास के नाम से कॉल हो रहा है। जो मेथड डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल हो ना, वो स्टैटिक है।
अब अगर इसी के बिहाफ पर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉन स्टैटिक की, अब ये है पब्लिक बट नॉन स्टैटिक। अब नॉन स्टैटिक कभी भी ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होगा ए डॉट करने के बाद ये मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो इंप्लीमेंट होगा ना ये मेथड, वो कैसे होगा, मैं ए का ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा इक्वल टू न्यू ए, और फिर यहाँ पे a1 डॉट करने के बाद ये मुझे ऐड का मेथड मिलेगा। दिस इज द नॉन स्टैटिक मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, इसको क्लास के रेफरेंस की जरूरत पड़ी। क्लास क्या है, ये है, सही है, क्लास क्या है, ये है। अगर डायरेक्ट क्लास के नाम से जो मेथड कॉल हो वो स्टैटिक होता है, और क्लास के ऑब्जेक्ट से जो मेथड कॉल हो जनाब वो नॉन स्टैटिक होता है। इज इट क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे 1,2 दे दूंगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में होगी, तो ये एरर खत्म हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इन दोनों क्लासेस को रिमूव कर रहा हूँ, और जो मेरे पास मेथड था ऐड का वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जनाब स्टैटिक समझ में आया कि प्रोग्राम क्लास के अंदर, क्योंकि मेन सेक्शन भी प्रोग्राम का पार्ट है और ये वाला मेथड भी, तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोग्राम से हटकर अगर मैं कोई क्लास बनाऊंगा ना और उसमें अगर कोई स्टैटिक मेथड बनाऊंगा तो जनाब मुझे उस क्लास का नाम पहले देना, फिर डॉट करके वो मेथड इन्वोक होगा, राइट। तो अभी हम इसकी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक क्वेश्चन आया है मैं भी दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पर स्टैटिक की बात कर रहे हैं। मेथड को डायनामिक बनाने के लिए पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं कि जनाब अब इस मेथड का मतलब है 2 नंबरों को ऐड करवाना, लेकिन हम इसको डायनामिक क्यों कह रहे हैं कि जनाब कौन से 2 नंबर, ये रन टाइम पे यूजर जो भी 2 नंबर देगा जनाब इसकी फंक्शनलिटी होगी इन 2 नंबरों को ऐड करवाना। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ से इसी को कॉपी किया, इस मेथड में लिया और यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर दे दिए। मैंने यहाँ पे इंटीजर सी के नाम से भी एक मेथड दे दिया और यहाँ पे कह दिया कि जनाब ये आ गया सी। अब इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट, ये भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। जब मैंने अभी लाइन ऑफ कोड लिखे थे ना कि भाई एक फंक्शनलिटी 2 नंबरों की एडिशन हो रही थी, एक फंक्शनलिटी 3 नंबरों की एडिशन हो रही थी। अब कैलकुलेटर में क्या होता है जनाब, यही तो होता है कि आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही नंबर को ऐड करवाओ, आप 3 नंबर को भी ऐड करवाते हो, आप 4 नंबर को भी ऐड करवाते हो, आप 10 नंबर को भी ऐड करवाते हो। ये डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कैलकुलेटर, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेटर 32 बिट का होता है। उतने आप नंबर 32 बिट के हिसाब से नंबरों को क्या करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो मेथड क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, डिफरेंट। अब इसकी देखो फंक्शनलिटी क्या होगी, मैं जब यहाँ पे ऐड लिखूंगा ना, ऐड, और उसके बाद जब पहला पैरेंथेसिस खोलूंगा, अब ये देखो इसमें मुझे इंटेलिजेंस में 2 ऑप्शन दे दिए कि ये मेथड अब जो है वो एक ओवरराइड मेथड बन गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 जाविये हैं कि अगर आप 2 इनपुट देते हो तब भी ये मेथड 2 इनपुट को चलाएगा, और इसका दूसरा जाविया क्या है कि जनाब 3 पैरामीटर। देखो ना, अब यहाँ पर एक मेथड में 2 पैरामीटर थे, दूसरे पैरामीटर में 3 पैरामीटर थे। अब ये मेथड जो हो गया जरा डायनामिक हो गया। अब यूजर की अपनी मर्जी, चलो हम थोड़ा सा और खूबसूरत बना लेते हैं इसको, एंटर दी नंबर 1, या बल्कि एक काम करो यहीं से समझ लो कि अब इस मेथड में अगर 1,2 दूंगा ना तब भी ये मेथड चलेगा, और ये वाला मेथड, इसी मेथड को मैं दूसरी शक्ल में भी चला रहा हूं 3,4,5। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 सर। नहीं, ये कैसे आएगा भाई, आउटपुट बताओ। सर 3 आएगा पहले और फिर 5 4 9 3 12। हाँ, पहले इन दोनों का सम आएगा, फिर उसके बाद इन तीनों का सम आएगा। अब नोटिस करो मेथड एक है, सेम नेम, बट इसके 2 बिहेवियर हैं। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। तो ये सिर्फ अभी जस्ट नाम ले रहा हूं, सिर्फ क्योंकि मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेथड में इन चीज़ों का जिक्र ज़रूरी हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बात छेड़ी थी तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। वरना पीएफ में आप लोग इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बस ये तो पढ़ते हो कि भाई मेथड कैसे बनते हैं, मेथड में पैरामीटर क्यों पास करते हैं, जब उसमें थोड़ा डायनामिक उस मेथड को बनाना हो।
अब जनाब ये तो हो गए ओवरऑल मेथड। अब मैंने शुरू से आप लोगों को बात करता हुआ आ रहा हूँ कि जनाब हम लोग फंक्शनलिटी, फंक्शन और मेथड में क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। अब ये वाले मेथड क्या हैं, ये सिंपल मेथड, मैं इस मेथड को हटा देता हूँ, अभी हम इस मेथड की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर इस मेथड की बात कर रहे हैं। अब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा, ये मेथड में हमारी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, मोहम्मद अली क्या कह रहे हैं, सर एक रिक्वेस्ट है कमेंट में लिख लें जिसने मेथड का जो भी नाम बता रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या है मेरे पास, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूं कि ये, इसको हम लोग फॉर द टाइम बिंग मेथड कह रहे हैं, मेथड विद नो रिटर्न। अब ये वो मेथड है कि आप इस मेथड से कुछ भी काम करवा सकते हो, चाहे वो रन टाइम पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, रन टाइम पे इंटीजर प्रोवाइड करवा सकते हो, लेकिन इस रन टाइम पे फ्लोट, डेसिमल, वॉट एवर यू वांट। बट क्लास कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि जिनका काम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना होता है। लाइक आपकी टीचर ने आपको ये वाला मेथड भी बनाना सिखाया होगा, स्टैटिक इंटीजर ऐड के नाम से, चलो हम बना लेते हैं इस मेथड को, या ऐड 1 कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब ये मेथड में अब ये क्या है, इसमें कोई वॉइड नहीं है, वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है, जिसमें यो जिस मेथड में अगर वॉइड लगा हुआ हो तो आप उस मेथड से किसी भी टाइप की वैल्यू को यूज कर सकते हो। बट क्लास ये वाला मेथड ऐड 1 जो है ना, अब इसकी टाइप वॉइड नहीं है, अब इसकी टाइप इंटीजर है। अब ये वाला एरर मुझे तब तक देता रहेगा जब तक कि मैं इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखूंगा। सही है। अब इस मेथड का और इस मेथड की फंक्शनलिटी क्या है कि जनाब इसमें भी ऐड होगा। अब इसमें हम लोग कुछ भी फंक्शनलिटी दे सकते हैं, रिटर्न भी एंड में एक्सेस करवा सकते हैं, फ्लोट भी करवा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू करवा सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, इस फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, वो भी टाइप जिस टाइप का ये मेथड होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, रिटर्न, रिटर्न के बाद अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग करूँ ना, तो फॉर एग्जाम्पल ABC, तो इट विल गिव द एरर। बट मैं अगर इसकी टाइप स्ट्रिंग कर दूं ना, स्टैटिक स्ट्रिंग, तो अब यहां पर मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब इसका मतलब ये है कि लोग इसको कहते हैं कि भाई ये मेथड है और ये फंक्शन है। सही है, ये बस एक डिफरेंशिएट होता है जो लोग कर रहे होते हैं, बाकी मेथड और फंक्शन दोनों सेम होते हैं, बस इनकी फंक्शनलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है कि वॉइड किसी भी टाइप की वैल्यू को हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन टाइप मेथड ये कहलाते हैं टाइप मेथड और ये कहलाते हैं वॉइड मेथड। कीप इन माइंड, ये नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, ये कहलाते हैं वॉइड मेथड और ये कहलाते हैं टाइप मेथड। टाइप कोई भी हो सकती है इसमें, आइदर स्ट्रिंग हो सकती है, आइदर बूल हो सकती है, आइदर फ्लोट हो सकती है, आइदर डेसिमल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। लेकिन वॉइड में क्या होता है, इसमें एक तो रिटर्न का कीवर्ड नहीं आता और ये कुछ भी रिटर्न करवा सकता है, इसमें 50 वैल्यू एक साथ भी रिटर्न हो सकती है। बट इस मेथड में क्या होगी, एक वैल्यू रिटर्न होगी सारी फंक्शनलिटी के बाद जिस टाइप की इसकी टाइप हो। ठीक सर है, मतलब तो मैं ऐसा यहाँ पे मेथड कैसे, जिस जी बोलिए बोलिए। कोई भी ऐसा मेथड हम जिसकी कोई भी एक डेटा टाइप हो तो वो फंक्शन है, बाकी वो फंक्शन, जिस मेथड में हम सही। ठीक है, बस यही डिफरेंशिएट लोग कर रहे होते हैं, वरना मैंने आपको शुरू में बताया ना कि दिस ऑल आर सेम, बस इनकी फंक्शनलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, इसको इसलिए इसको फंक्शन कह देते हैं, इसको मेथड कह देते हैं। और टाइप मेथड, सही है सर एक चीज पूछनी है। जी पूछिए। सर ये जो आपने स्ट्रिंग ऐड करवा के जो टाइप मेथड जो आपने किया, ठीक है, इसमें आपने रिटर्न में जो ABC लिखा, मतलब ये तो कह सकते हैं कि कमेंट्स आपने जो है रिटर्न करवाया, मतलब कि कोई चीज मतलब रिटर्न कराई, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई ना। देखो अगर मैं इसी में पैरामीटर पास करता हूँ, अब समझना इस चीज को, A और कॉमा के बाद इंटीजर B,
अब हम करवा रहे हैं जनाब इन दोनों के दरमियान समेशन। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड a प्लस बी को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, बट इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो अब ये जो दोनों सम होके मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप चेंज करनी पड़ेगी, डॉट टू स्ट्रिंग। अब जब ये मेथड मैं चलाऊंगा ना, इधर ऐड 1, ठीक है, और बल्कि मैं इसको इस तरीके से चलाता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि प्रिंट करवाना है ना, मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड 1, इट कंटेन 2 पैरामीटर 1 और 2, और ये सिंपल 1 और 2 का समेशन मुझे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रिटर्न करके मुझे दे देगा। अब ये जो रिटर्न करेगा ये सम बनाएगा, लेकिन उस इंटीजर को रन टाइम पे क्या करेगा, स्ट्रिंग। ये जो 12 लिखा हुआ है ना ये जनाब, ये स्ट्रिंग है। पैरामीटर की कोई शर्त नहीं है कि जिस टाइप का मेथड हो उसमें उसी टाइप के पैरामीटर आए, ये कहीं शर्त नहीं है। अब देखो ना, इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, इसमें इंटीजर पैरामीटर दिए हुए थे। फंक्शनलिटी क्या हो रही थी, दोनों के दरमियान सम, लेकिन यहाँ पर डॉट टू स्ट्रिंग से पहले क्या रिटर्न हो रहा था, इंटीजर को हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप कन्वर्ट कर रहे थे डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। सही है। हम कॉमा के बाद हम कोई और वैल्यू नहीं दे सकते, लाइक 10 डॉट टू स्ट्रिंग या कुछ भी, कोई वैल्यू इस तरीके से। 2 स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि रिटर्न ओनली रिटर्न 1 वैल्यू। सही है। अगर आप यहाँ पर तो सर इसको एट अ टाइम हम एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं? एट अ टाइम, देखो टाइप फंक्शन हमेशा तब इस्तेमाल होता है जब कैलकुलेशन करने के बाद। इसकी मैं इस तरीके से मिसाल देता हूँ। आप लोग कोई भी एक पे रोल की एग्जाम्पल ले लो, सही है। पे रोल में क्या होता है कि जनाब आपकी बेसिक सैलरी जो भी कंपनी आपकी डिसाइड करती है, सही है, वो आपकी बेसिक सैलरी होती है। अब जो भी बेसिक सैलरी कंपनी ने थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है कि जनाब अगर किसी की बेसिक सैलरी जो है वो 20 से 25 के दरमियान है तो उसको मेडिकल अलाउंस इतना % मिलेगा, हाउस रेंट इतना % मिलेगा, और जो है वो कन्वेंस अलाउंस इतना % मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि थ्रेशोल्ड, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का मेथड इस्तेमाल करेंगे कि जनाब वो मुझे एक इंटीजर वैल्यू बताएगा कि जनाब कि अगर इसकी वैल्यू इसके दरमियान हुई तो बताओ मेडिकल अलाउंस इसका कितना होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप या डबल टाइप मेथड बना लेंगे, वो पूरी कैलकुलेशन करके एंड में रिटर्न करवा देगा मेडिकल अलाउंस। तो वो मेडिकल अलाउंस क्या होगा, वो एक फंक्शनलिटी, एक वैल्यू होगी। जबकि अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू को कैलकुलेट करवाना है तो आप वाइड मेथड को इस्तेमाल करोगे कि फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि जनाब अगर मुझे मेडिकल अलाउंस भी और हाउस रेंट भी और कन्वेंस अलाउंस तीनों एक ही मेथड में कैलकुलेट करवाना है तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करोगे। सही है ना। सर ये डॉट टू स्ट्रिंग जो यूज हुआ ये भी एक मेथड है ना? ये मेथड है, ये मेथड है। अच्छा भाई, अब यहाँ तक के तो बात, अब जरा मैनुअल पे थोड़ी सी नजरें डाल लेते हैं, मैनुअल हमसे क्या कह रहा है। अच्छा, मैनुअल में ना एक टर्म यूज हुई भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब रूटीन। सब रूटीन पता है क्या होती है, एनी आइडिया अबाउट इट? डिवाइड करना। देखो सब रूटीन मतलब होता है कि अगर एक ओवरऑल पूरा एक प्रोग्राम है, सही है, सब रूटीन का मतलब ये होता है कि उसके कुछ पार्ट्स प्रोग्राम को आप डिवाइड करते हो इनटू मेथड। तो मेथड को हम लोग उसके सब रूटीन कहते हैं कि फॉर सपोज एक कैलकुलेटर है, सही है, ओवरऑल वो एक प्रोग्राम है, उसके सब रूटीन क्या है, एडिशन एक मेथड है, डिवीजन एक मेथड है, कॉज एक मेथड है, साइन एक मेथड है, टैन एक मेथड है। तमाम जितने भी उसके ऑपरेशंस होंगे ना वो क्या होंगे, उसके एक मेथड होंगे, और जो है वो क्या होंगे, उसके सब रूटीन कहलाएंगे। तो वो पूरा कैलकुलेटर एक ओवरऑल प्रोग्राम है जो जिसके सब रूटीन क्या है, एक रूटीन जो है वो एडिशन है कि वो एडिशन भी करवा सकता है, एक रूटीन उसका डिवीजन है वो डिवीजन भी करवा सकता है, राइट। तो ये कहलाते हैं सब रूटीन। तो इन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब रूटीन कैन बी नेम एज अ फंक्शन और प्रोसीजर इन सी शार्प, उसको हम लोग कहते हैं
मेथड्स। वाई मेथड, अभी हम लोगों ने ये बात भी अचीव कर ली शुरू में ही कि भाई मेथड इस्तेमाल क्यों करें, कि जिसकी वजह से हमारे पास बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम हो जाता है, मोर रीडेबल हो जाता है। मोर रीडेबल से क्या मुराद है कि जनाब आपने मेथड बनाया हुआ है और आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो जनाब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक मेथड कॉल हो रहा है जिसके 2 पैरामीटर हैं, और आप यहाँ के ये देख सकते हो कि इस मेथड में क्या फंक्शनलिटी चल रही है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अवॉइड डुप्लीकेट कोड। अगर इस मुझे 2 डिफरेंट नंबरों की अब समेशन चाहिए अगले उसमें कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड 1। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसी मेथड से 2 डिफरेंट नंबरों की कैलकुलेशन मिल रहे, कि फॉर एग्जांपल 3,2। तो अब क्या है, मेथड कोड यही है, बट उसको क्या कर रहे हैं कि रीयूज कर रहे हैं, तो वो हमें ये वाला पॉइंट मिलता है कोड रीयूजेबिलिटी। और साथ साथ जब कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है तो हम लोग डुप्लीकेशन को भी खत्म कर चुके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम इस कोड को दोबारा नहीं लिख रहे, हम इस कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो जब कोड रीयूज होता है तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन भी रिड्यूस हो जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ मेथड का सिंटैक्स क्या होता है जनाब, आपके पास मॉडिफायर आता है, यहाँ पे मॉडिफायर क्या है, स्टैटिक है, सही है। अगर आप किसी और क्लास में अगर मेथड को बनाओगे तो वहाँ पे मॉडिफायर स्टैटिक से पहले पब्लिक या प्राइवेट लगेगा एज यू वांट, सही है। अभी पब्लिक प्राइवेट पे मैं दोबारा इंप्लीमेंट करवाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और इंप्लीमेंट करवाता हूँ कि अगर कोई और प्रोजेक्ट है और किसी और प्रोजेक्ट का मेथड अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करवाना है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, तो अभी मैं उसको भी बताता हूँ आपको। तो सिंटैक्स क्या है, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, और जनाब यहाँ पे मेथड नेम। अब मेथड नेम के बाद ये ऑप्शनल चीज़ होती है, अगर आपको पैरामीटर की ज़रूरत है, अगर मेथड में यूज़र से इनपुट कहीं लेना हो तो आंखें बंद करके मान लिया हो कि उसमें पैरामीटर पास होंगे, क्योंकि पैरामीटर के थ्रू यूज़र से इनपुट आएगा, आपका डाटा आएगा, वो डाटा फिर मेथड की बॉडी में किस तरीके से रोटेट होता है, कैलकुलेट होता है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक छोटी सी मिसाल एक और ले लेते हैं कि मैं यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। मैंने एक मेथड बनाया स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले नेम, सही है ना। और इसमें मैंने एक पैरामीटर ले लिया इंटीजर n के नाम से, लूप लगा लिया, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन, मैंने यहाँ पे कह दिया जनाब i इज लेस देन कहाँ तक चलेगा, n तक चलेगा, और ये i प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने यहाँ पे कह दिया जनाब अपना नाम। अब मैंने ये काम क्यों किया, इससे क्या फंक्शनलिटी आपको समझ में आती है। मैंने एक मेथड लिया, ये मॉडिफायर है, ये उसके बाद टाइप है, यहाँ पे देखो ना कह रहे हैं कि रिटर्न टाइप, तो जनाब वॉइड भी एक रिटर्न टाइप होती है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करती, वो कुछ भी रिटर्न मतलब कुछ भी हम उससे अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ रिटर्न नहीं करता वॉइड। डिस्प्ले ने ये मेथड का नेम है और उसमें मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें जो मैंने लूप लगाया है, इस मेथड से लूप का क्या फंक्शनलिटी हो सकती है आपके हिसाब से। मैंने यहाँ पे कहा कि इंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, यूजर इनपुट करेगा वैल्यू, यहाँ पर इंटीजर टाइप मैंने n का वेरिएबल ले लिया, इसमें इंटीजर डॉट पार्ट्स। अब मैं एक सवाल पूछने लगा हूँ, वो मुझे वही आंसर करेगा जिससे मैं पूछूं जनाब। अब देखें इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने डिस्प्ले नेम का मेथड बना लिया और इसमें मैंने दे दिया n। तो अब मुझे बताइए कि इसकी क्या फंक्शनलिटी होगी, पहले तो ये बताइए, जिसको पता है बता दे। सर ये नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा और जितनी दफ़ा चलेगा उतनी दफ़ा ये सही दफ़ा ने प्रिंट होगा, सही, यानी इसकी फंक्शनलिटी ये होगी कि जनाब सबसे पहले मुझसे कहेगा कि n की वैल्यू दो, ठीक है ना। अब n की वैल्यू यूजर से इनपुट आ रही है,
जो इनपुट आ रही है वो एज अ पैरामीटर के तौर पर इसको मिल रही है। अब n को वैल्यू मिल रही है तो लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन n तक चलेगा और उतने नंबर ऑफ टाइम मेरा नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे मांग रहा है n की वैल्यू मैंने दी 5। तो जब मैं इंटर करूंगा मेरा नाम कितनी दफा प्रिंट होगा? 6 times. 6 टाइम तो नहीं होगा लेस देन 5 है ना, इक्वल टू 5 नहीं है। Sorry. ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 का मतलब 0 से 4 तो वो 5 ही नंबर होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे मुझे बताइए, कौन बताएगा? मैं नाम पिक कर लेता हूँ, सैयदा उन्जिला ज़ारा। जी जनाब, सुन सकती है मुझे? जी सर। जनाब ये मुझे बताइए कि ये भी वेरिएबल सेम नेम है, ये भी पैरामीटर सेम नेम है, एरर क्यों नहीं आया? प्रॉपर Error जवाब क्यों? दीजिएगा जी। सर फ्रॉम लैब नंबर 2। वैसे इतना टाइम सर होता लोकल नहीं है। वेरिएबल। हाँ, कौन सा लोकल है, कौन सा ग्लोबल है? चलें ठीक है, थैंक यू जनाब। देखें, इसमें एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। अब ये जो n है ना, इसका स्कोप विद इन दी मेथड है, ये आउटसाइड दी मेथड नहीं चल सकता। अगर मैं कोई और मेथड बनाता हूँ तो ये आउटसाइड दी मेथड नहीं चलेगा, इसका स्कोप विद इन दी मेथड है और ये एक अलग स्कोप है। तो जब स्कोप डिफर हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो सेम नेम के वेरिएबल बन सकते हैं। अगर सेम स्कोप में रहते हुए सेम नेम के वेरिएबल नहीं बन सकते। सही है, जवाब ये था। अच्छा जनाब, तो भाई ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये हमने एक लूप इंप्लीमेंट किया बाय मेथड। मेथड में पैरामीटर इसलिए लिया, अगर मैं पैरामीटर नहीं लेता, सही है, यहाँ पे पैरामीटर मैंने हटा दिया, यहाँ से इस पैरामीटर को मैंने हटा दिया, तो मैं यहाँ पे फॉर सपोज मैं यहाँ पे कह देता 10। तो अब जितनी दफ़ा भी इस मेथड को मैं इंप्लीमेंट करता तो इसकी फंक्शनलिटी क्या रहती? सेम रहती। तो अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए था और कितनी दफ़ा प्रिंट होना चाहिए था? सर 10 टाइम्स हो जाएगा ना प्रिंट अप, नहीं, 10 टाइम नहीं होगा। अगर यूजर इनपुट 5 देंगे आप। 20 नहीं, अभी बताओ अभी क्या सिचुएशन है? 20 टाइम्स, क्योंकि देखो ना तो कोई पैरामीटर है, बस विदाउट पैरामीटराइज एक मेथड है जिसमें एक लूप 0 से 10 तक के चला दिया, लेस देन 10, और मेथड 2 दफ़ा चल रहा है। एक लूप इसके लिए Yes, sir. चलेगा, एक लूप इसके लिए चलेगा, तो ये 20 दफ़ा मुझे मेरा आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं कॉन्कैटिनेट करूं और यहाँ पर स्पेस करूं और यहाँ पे कह देता हूं आई, तो अब जो है जनाब ये मेरा मेथड जो है वो 2 दफ़ा जो है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं वैल्यू दे भी दूं तो ये यूजलेस है। तो जनाब ये 0 से लेकर 9 टाइम 2 दफ़ा मेरा मेथड चला, तो टोटल 20 दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो क्या हुआ कि इस लूप की रीयूजिबिलिटी हो गई। लूप मैंने लिखा हुआ एक दफ़ा है लेकिन उसको मैंने रीयूज कर लिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजिबिलिटी। सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर पास कर दूं कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी n और यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया इंटीजर n और इधर n की वैल्यू हम ले रहे हैं, तो एक वैल्यू हमने जनाब यहाँ पे ले ली। इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस मेथड के बाद यहाँ पर दोबारा वैल्यू ले लेते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि सेम स्कोप पे ये जो है ना, ये सेम स्कोप है, इसमें n के नाम से 2 वेरिएबल नहीं ले सकते। तो यहाँ पर इसको मैं x कर दूंगा और यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल को x कर दिया।
तो अब क्या होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन? अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जनाब ये होगी कि अब ये 2 दफ़ा यूजर से इनपुट मांगे। पहला इनपुट इस मेथड के लिए मांगेगा, फिर दोबारा दूसरा इनपुट इसलिए इस मेथड के लिए मांगेगा। तो क्या हो गया कि भाई इम्प्लीमेंटेशन, फॉर सपोज मैं एक दफ़ा अपना नाम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 5 दफ़ा, मैंने एक दफ़ा अपना नाम प्रिंट करवा दिया 5 दफ़ा, और दूसरी दफ़ा मैंने प्रिंट करवा दिया फॉर सपोज 3 दफ़ा। तो एक ही मेथड है, बट इसका बिहेवियर क्या है, इसको मैंने रीयूज कर लिया डिफरेंट बिहेवियर के साथ, तो बाय यूजिंग पैरामीटर। तो जनाब इसलिए पैरामीटर हम पास करते हैं कि जब सर, एक आप सवाल है। एक ही, जी जनाब पूछिए। सर ये जो मेथड है उसमें आपने x के वेरिएबल को तो डिफाइन नहीं किया, आपने n को डिफाइन किया, तो ये x पे ये 3 दफा क्यों चला रहा है? वो इसलिए चला रहा है ना, देखो ये जो x की वैल्यू है ना, ये एज अ आर्गुमेंट के तौर पर इस पैरामीटर को मिल रही है। पैरामीटर तो सेम है ना n, जी ठीक है। अब ये जो मेथड जब कॉल होता है ना, और अगर मेथड में पैरामीटर पास हुआ हुआ है, तो यहाँ जो वैल्यू है ना एज अ आर्गुमेंट, मैं एक चीज और बता दूं, अच्छा क्वेश्चन किया है, देखो समझ लो इस चीज को कि जब भी मेथड डिफाइन किया जाता है ना और उसके पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास किए जाते हैं, तो इनको तो पैरामीटर कहते हैं। लेकिन जब मेथड कॉल किया जाता है ना और पैरामीटर के बिहाफ पर वैल्यू जो मिल रही होती है, इस वैल्यू को कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। तो अब देखो पहला आर्गुमेंट, जो पहला इनपुट आ रहा है ना, वो इस पैरामीटर को मिल रहा है, क्योंकि ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू इसका रेफरेंस बना रही है। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आ रही है, वो इसका रेफरेंस बना रही है। मेथड इस पैरामीटर की वैल्यू के बिहाफ पर चल रहा है। ये हरगिज ये मत समझना भाई इसको देखते हुए ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, और वो वेरिएबल अगर यहाँ पे यूज होगा तो वो एज अ आर्गुमेंट के तौर पर, क्योंकि यहाँ से यूजर इनपुट आ रहा है, वो यूजर इनपुट इसको मिल रहा है। चलो मैं एक दफा रन टू कर्सर करके समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो जनाब, पहले हमसे क्या कह रहा है कि जनाब इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पर मुझसे वैल्यू मांग ली। अब पहले दफा ये मेथड पहली वैल्यू मैंने दे दी कि भाई 3, ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। अब ये मेथड रीड होने जा रहा है, मेथड इसको मिला और इसने वैल्यू देखी, n के पास क्या वैल्यू गई है 3। तो अब ये 3 वैल्यू लेकर ना, अब ये 3 वैल्यू लेकर ना इसके पास आएगा। अगर मैं यहाँ पर दोबारा, बल्कि एक काम करते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ, मुझे स्टेप इनटू करना चाहिए था। रन टू कर्सर करते हैं दोबारा से, स्टेप ओवर यूजर से इनपुट जनाब आ गया 3 और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब मैं कहता हूँ स्टेप इनटू, अब देखो इसके बाद 3 आया, ये 3 की वैल्यू लेके मेथड में चले गया और इसने इस n को 3 असाइन कर दिया। अब इस वैल्यू, इस n को जब 3 मिल गया तो लूप जो है वो 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा? 3 लेस देन 3। तो अब ये कितने टाइम इसकी लूप की एग्जीक्यूशन होगी? 3 दफा। तो ये 3 दफा मेरा नाम प्रिंट करवा देगा। अब जब मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ तो ये एक दफा चला, दूसरी दफा चला, और जनाब ये तीसरी दफा चल के ब्रेक हो गया। सही है, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब इस मेथड ने क्या किया, मेथड चला, अब यहाँ पर नेक्स्ट, अब ये इस मेथड की एग्जीक्यूशन 3 दफा हो चुकी है, राइट। अब ये कह रहा है कि जनाब दोबारा से मुझसे एक यूजर इनपुट मांग रहा है। जनाब यहाँ पे यूजर इनपुट आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू, अब यहाँ पे मैंने दे दी 2। अब ये जो 2 वैल्यू है, दोबारा मेथड चला, सेम मेथड चला, और ये जो x की वैल्यू है वो एज अ आर्गुमेंट के तौर पर इसको मिली। जब मैं स्टेप इनटू करूंगा तो ये देखो दोबारा इस मेथड पे गया और 2 वैल्यू इसने इसको असाइन कर दी। तो फिर क्या होगा कि अब ये जो है वो आई लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कितना टाइम चलेगा? लेस देन 2 टाइम्स चलेगा। तो अब ये 2 दफा इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। मतलब वेरिएबल के नेम से फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ये पैरामीटर है और यहाँ पर डायरेक्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है या किसी वेरिएबल के थ्रू भी आ सकती है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं था यहाँ पे जो वेरिएबल हो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। पैरामीटर और वेरिएबल की वैल्यू को सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब इसके नहीं, वैल्यू असाइन हो रही है ना उसकी। नंबर ऑफ पैरामीटर्स होना जरूरी है। यानी अब फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई और पैरामीटर भी दे देता, इंटीजर b दे देता, तो अब देखो यहाँ पर मेथड में एरर दे देता कि आपने एक वैल्यू तो दे दी, अब दूसरी वैल्यू भी दो। अब b की वैल्यू तो अभी हम नहीं दे रहे,
तो नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए उसको हैंडल आपने करना है। अब क्योंकि यहाँ पे पहला पैरामीटर था हमने उसके मुताबिक चलाया, राइट। अब जनाब फॉर सपोज इसी मेथड को थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। अच्छा ये टाइप हमारे पास हो गया, टाइप वाइड मेथड हो गया, सही है, वाइड मेथड हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने करवाई हैं, मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड इन्वोक्शन। देखो इन्होंने भी यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया इन्वोक का। मेथड डिक्लेरेशन एक अलग चीज है, मेथड इन्वोक्शन जो कि आप लोगों ने बताया था मेथड को कॉल करवाना। तो जो भी मेथड को कॉल करवाया जाता है इन्वोक्शन। तो यहाँ पे मुझे बता सकते हो देखकर कि कहाँ डिक्लेरेशन हो रही है, कहाँ इन्वोक्शन हो रही है, शाबाश बताइए। सर जो स्टैटिक बनी है वो पूरा मेथड वो है, क्या कहते हैं, डिक्लेयर हुआ है, कॉल जो है ना ऊपर हुआ है मेन की बॉडी में। सही है, तो ये इसको कहते हैं इन्वोक करना और इसको कहते हैं डिक्लेरेशन करना। क्या आप मेथड ऐसे 85 बना दो, लेकिन वो चलेगा तब जब आप इम्प्लीमेंट करवाओगे। जब तक इन्वोक नहीं करवाओगे तो वो मेमोरी एलोकेट नहीं करे, वो चलाएगा ही नहीं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हमारे पास मॉडिफायर्स, देखो अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया मॉडिफायर। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि भाई अगर फॉर सपोज मेरे पास कोई मेथड होता, इसी मेथड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं और ये वाला मेथड जो है वो किसी और प्रोजेक्ट में बना हुआ होता, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कंसोल एप्लीकेशन 5 है ना, इसमें कितने प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं, यानी एक ही प्रोजेक्ट है कंसोल एप्लीकेशन का। ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करवाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंसोल के अलावा कोई प्रोजेक्ट ले लिया, फॉर सपोज क्लास लाइब्रेरी, और सिंपल यहाँ पे देखो किस नाम से क्रिएट हो रही है, क्लास लाइब्रेरी के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा ना, तो अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है ना वो 2 हो जाएंगे। एक प्रोजेक्ट कंसोल है, ये अलग प्रोजेक्ट है, इसकी असेंबली ही बिल्कुल डिफरेंट है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लास लाइब्रेरी है जिसमें हमें एक क्लास मिल गई, और इस क्लास के अंदर मैंने जनाब ये डिस्प्ले नेम का मेथड बना दिया। सही है, तो आपके सामने कोई एरर नहीं है। अब ये है कि अगर अब ये क्लास क्या है, ये क्लास लाइब्रेरी का पार्ट है। मैं यहाँ से इसको सर क्लोज कर देता हूँ। सही, हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर पब्लिक कर दिया। क्यों पब्लिक इसलिए किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब इस प्रोजेक्ट से किसी दूसरे प्रोजेक्ट में हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब ये जो सेक्शन है ये क्या है, मेरा कंसोल का सेक्शन है। ये नेम स्पेस देखो, ये नेम स्पेस क्या है, कंसोल एप्लीकेशन, और ये नेम स्पेस क्या है, क्लास लाइब्रेरी। दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक अलग प्रोजेक्ट ये, एक अलग प्रोजेक्ट ये, और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। अच्छा क्लास देखो यहाँ पर मेरी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, बजाय इसके कि इंटरप्शन हो, हम न्यू सेशन क्रिएट कर लेते हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।